भारत के इतिहास की एक बहुत बड़ी घटना पिछले कुछ दिन से हो रही है और इससे न सिर्फ देश का इतिहास, वर्तमान, अपितु भविष्य भी बदल जाएगा। और 2010 में इस घटना के बारे में स्वर्गीय प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह जी ने यह बोला था कि देश की जो सबसे बड़ी समस्या है तो यही है। और आप देखेंगे ना, कुछ दिन से हर पेपर में यह खबर आ रही है। ये जो घटना है न सिर्फ आपके प्रीलिम्स, मेंस, अपितु इंटरव्यू के लिए भी बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आने वाले भविष्य में आपकी किताबों में भी चैप्टर भी बदल जाएंगे और इसको लेकर हर एक एग्जाम में किसी न किसी रूप में आपसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, प्रीलिम्स में, मेंस में और इंटरव्यू में, हर लेवल पर। आज यही बात करेंगे, क्या घटना है, ओरिजिन कहां से हुआ था, ये है क्या। और आज आपको हो सकता है इसकी गहराई का नहीं पता हो, पर 2013 में कैसा था, 2010 में कैसा था, पुराने समय में कैसे चीजें थी, तो वो सारी चीजों के बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे। देखिए ये है, ये आप देखेंगे ना तो ये न्यूज है, लाल आतंक का सबसे बड़ा सरेंडर, पहली बार 200 से ज्यादा नक्सलियों ने एक साथ किया सरेंडर। ये नक्सली क्या है, ये इसको भी डिटेल में जानेंगे, कहां से इस शब्द का ओरिजिन हुआ। 61 सीनियर नक्सल कैडर सरेंडर इन गढ़चिरौली, महाराष्ट्र, सीएम फडणवीस, ये है। इसके आगे आप देखेंगे, ये देखना, महाराष्ट्र के सीएम बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि इसका एरेडिकेशन जल्दी हो जाएगा, रक्षा मंत्री बोल रहे हैं कि नक्सलिज्म टू बिकम हिस्ट्री सून, राजनाथ सिंह जी बोल रहे हैं। ये है, ये कब की है, ये 19 अक्टूबर की है, गणतंत्र दिवस पर हो सकती है नक्सल मुक्त भारत की घोषणा, सरकार ने कर ली तैयारी, ये अगले साल किया। तो देखो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना, ये 2013 का इंसिडेंट है, इससे आपको ये पता लगेगा कि ये समस्या पहले कितनी ज्यादा गंभीर थी, देश की सबसे बड़ी समस्या क्यों बोला गया इसको, इससे आपको पता लगेगा। उस समय 2013 का जो ये जिरम घाटी का इंसिडेंट है, यहाँ पर कांग्रेस के कई सारे जो सीनियर लीडर थे, और फिरोज भी निजाम में मिले एक से मिले आके वो रेडी नहीं थी, कहीं वो गाड़ी लगातार फायरिंग, मतलब इस तरह फायरिंग करते जैसे मतलब कोई सेना मतलब जो लड़े आते थे, तो आपको लगा कि 1 घंटे लगातार फायरिंग करने की पुलिस नहीं आई है, तो हमारे हाथ है उसको मारते हैं। ये वहां का उस समय की आप देखिए ना, तब पेपर में बहुत ज्यादा इस तरह की न्यूज मैक्सिमम टाइम आती थी। ये वहां की न्यूज है, ये इस साल की है, ये देखना, ये अब की है। अब देखना सिनेरियो कैसे हो गया है। The operations took place in the districts of Bijapur and Kange. One police jawan was also killed in the operation. In the first and larger encounter, 18 Naxalites and one police jawan were killed in the dense forest area along the Bijapur-Dantewada border in Tangalu. The encounter broke out during a search operation launched by security forces, leading to heavy. 4 Maoists were gunned down in Kanker by a joint team of the BSF and DRG personnel of the state police. देखिए ये और इसके अलावा मल्टी डायमेंशन अप्रोच, बहुआयामी रणनीति जो सरकार ने अपनाई, उसी से क्या हो रहा है, जो देश की सबसे बड़ी समस्या थी ये खत्म होती जा रही है। अब हम यही बात करेंगे, बहुआयामी रणनीति क्या है, इसका ओरिजिन कहां से हुआ, देश में किन किन एरिया में फैल गया था, जिसके आधार पर यह बोला गया कि देश की सबसे बड़ी समस्या है। और रेड कॉरिडोर क्या था, वो क्या है और कहां तक सिमट गया, उसी के बारे में हम अब बात करेंगे। अगर देखो, अगर हम बात करते हैं नक्सलिस्ट मूवमेंट की, यानी नक्सलवादी जो मूवमेंट है, इसकी ये क्या है, ये फार लेफ्ट आइडियोलॉजी है। यानी कि क्या है, लेफ्ट आइडियोलॉजी ये रहती है। एक कार्ल मार्क्स विद्वान हुए हैं, वो जर्मनी के थे, उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने ये बोला था कि वो समय अलग था, याद रखना, वो वे 19वीं शताब्दी में हुए, 19वीं को बोला जाता है, 1801 से बाद की शताब्दी, ये 1900 तक की शताब्दी को बोला जाता है। तो ये 1900 इस शताब्दी में हुए थे, उस समय चीजें अलग थी। तो उन्होंने ये बोला था कि जो मजदूर है, मजदूर आपके पास खोने के लिए क्या है, बेड़िया है, पाने के लिए संसार है, और आप क्या करो, उस समय जो पुलिस थी, सब कुछ था, कॉलोनिस्ट माइंड सेट था, सारी चीजें, देश भी एक, भारत भी क्या था, अंग्रेजों की कॉलोनी था, अंग्रेजों का गुलाम था। अंग्रेजों के देश में और वहां यूरोप में क्या था, राजा महाराजा होते थे, वो किनकी, वो अमीरों की बात सुनते थे, पुलिस भी उनकी सुनती थे। तो वो ये बोलते हैं कि जो वहां का जो निम्न वर्ग है, जो गरीब वर्ग है, उसको बोलते हैं कि आप क्या करो, आप इकट्ठे हो जाओ, और जो आपके जो है
अंशिया दराती कुलाड़ी जो भी है आप उठाओ, और उठाकर क्यों, वो अगर आपके जो उद्योगपति है वो आपकी बात नहीं मान रहे तो उनको खत्म कर दो। वो ये बोल रहे हैं, समय अलग था, परिस्थिति अलग थी, उन्होंने ये आइडियोलॉजी दी। अब उनकी आइडियोलॉजी वहां कितनी सफल हुई नहीं हुई वो बात अलग है। वो आइडियोलॉजी बाद में चल के अप्लाई हुई थी यहाँ पर यूएसएसआर में, जिसको अभी रसिया बोला जाता है, इसके साथ कई और देश थे। फिर बाद में वही अप्लाई की गई चाइना में, चीन में, जिसका एक काफी फेमस लीडर था माओ जेडांग, उन्होंने साथ में किसानों को मिला लिया। उसी का एक रूप, बदला हुआ रूप इंडिया में आया। उसमें क्या था, उसमें यह था कि जो नक्सलबाड़ी करके एक गांव था पश्चिम बंगाल में, तो वहां पर क्या था, जो नक्सलबाड़ी गांव था वहां पर जो किसान है उन्होंने उस समय भूमि, जो वहां के जो जमींदार थे, भूमिहार थे, तो जमींदारों के खिलाफ, भूमिहार नहीं जमींदारों के खिलाफ वहां पर हथियार उठा लिए और थाने को जला दिया उस गांव के, और बाकी इस तरह का, यानी कि संघर्ष हुआ, खूनी संघर्ष हुआ। और वो क्या हुआ, उससे ये हुआ क्योंकि वो एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे। और ये कब का टाइम था, ये था 1967 के आसपास का टाइम था, ये तब का था। तो उन्होंने क्या किया, क्योंकि वो इस तरह का एक ये देखा गया कि हाँ ठीक है हम शोषण से मुक्त हो गए, ये घटना उससे बाकी जगह फैलने लगी, आसपास के जिलों में फैलने लगी, पहले गांव में फैली, जिलों में फैली, फिर बाकी राज्यों में फैलने लगी। और क्योंकि शुरुआत वहां से नक्सलबाड़ी गांव से हुई थी, इसीलिए इसका नाम रखा गया नक्सलाइड, नक्सलबाड़ी। और नक्सलवादी यानी जो उस विचारधारा से प्रेरित है उनको बोला गया नक्सलवादी। शुरुआत जब इसकी ओरिजिन हुआ तो शुरुआत में ना ये जो आज है, आज की तरह नहीं था। देखो धीरे धीरे फैलते फैलते ये कहां फैल गए, इसको बोलते हैं रेड कॉरिडोर। यानी ये क्या करते हैं वहां पर, अब देखेंगे ना कार्ल मार्क्स ने लाल झंडे की बात की है, वहां ये यहाँ पर बोला जाता है कॉमरेड, बोलते हैं कॉमरेड लाल सलाम, यानी ये लाल मतलब खूनी क्रांति, खूनी संघर्ष का प्रतीक है। तो इसलिए इसको बोला गया रेड कॉरिडोर। ये जहां जहां पर देश में फैल गया था, इतने सारे डिस्ट्रिक्ट में फैल गया, इसलिए बोला गया, यानी कि काफी ज्यादा बड़ा एरिया इंडिया का इफेक्टेड हो गया था इससे। अगर हम इस आइडियोलॉजी के ओरिजिन की बात करते हैं तो ये वही है कि वेस्ट बंगाल से इसकी शुरुआत हुई थी। शुरुआत में जो लीडर थे, इनमें थे चारू मजूमदार थे, इसके अलावा कानू सान्याल थे, और ये थे जंगल संथाल थे। ये 3 लीडर मेन थे जिन्होंने इसको लीड किया था। बाद में अलग हो गए थे इनमें से, और बाकी और इनमें क्या है, इनमें भी लीडर में आपस में कुछ इसमें से अलग हो गए थे, और बाकी जो नई पीढ़ी आई उन्होंने इसका रूप बदल दिया धीरे धीरे। क्या है, पहले था ये संघर्ष था गरीबों का, और वो कैसा था, वो था वायलेंट संघर्ष था, गरीबों का, किसानों का, इसके अलावा जनजातीय समुदाय का। बाद में क्या होने लगा, एक्सटोर्शन होने लगा, इसके अलावा किडनैपिंग होने लगी, ऑर्गेनाइज क्राइम इसके साथ इन्वॉल्व हो गया, इस तरह की घटनाएं होने लगी। तो धीरे धीरे क्या होने लगा, लोगों का भी इससे यानी कि क्या होने लगा, लोग भी इस जो विचारधारा इससे चिढ़ने लग गए, ये होने लगा। और उसी का क्या इन्फ्लुएंस हुआ, आइडियोलॉजी थी, आइडियोलॉजी जो हमने बता दिया माओ जेडांग की इससे प्रभावित थे। और जो शुरुआत है, शुरुआत का हमने आपको ये बताया था कि शुरुआत में क्या था, सामाजिक आर्थिक असमानता थी, जो गरीबी थी, जो हमने बता दिया। इसके है लैंड और रिसोर्स का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन था ट्राइबल जनजाति एरिया में, जो कि इनके साथ हो गए थे। इसके अलावा सरकार है, सरकार में करप्शन बहुत ज्यादा था, लोगों को उनका हक नहीं मिल पा रहा था, ये समस्याएं थी। इसके अलावा जंगलों से जनजातीय समुदाय का विस्थापन कर दिया जाता था, कंपनियां वहां की जमीनें एक्वायर कर लेती, किनके साथ मिलकर, क्योंकि खनिज संसाधन ज्यादातर जंगलों में पाए जाते हैं, ये पुलिस और बाकी प्रशासन के साथ मिलकर एक्वायर कर लेती और उनको डिस्प्लेस कर देती। ये इन सारी चीजों की वजह से शुरुआत में लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट हुए, पर बाद में जब अपराध वगैरह में इन्वॉल्व होने लग गई घटनाएं, तो लोगों का इससे मोह भंग होना शुरू हो गया। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो ये फैला कहां पर था और कहां पर सबसे ज्यादा घटनाएं हुए, ये रेड कॉरिडोर कहा जाता है। ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन देखा जाए तो इसका था महाराष्ट्र, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और केरला में ये फैले हुए थे। और ये जो इंसिडेंस है, एक था पीपल वार ग्रुप करके एक इनका समूह था 2004 में, और एक था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, माओइस्ट CPI
नहीं, CPI-ML कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया तो केरला में भी है और पश्चिम बंगाल में, वो नहीं, ये दूसरी वाली, इन्होंने ML लगा दिया। इन दोनों ने इकट्ठे हो गए थे 2004 में, और उसके बाद इनकी घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। इनका पीक कहाँ माना जाता है? इनका पीक माना जाता है जब सबसे ज्यादा घटनाएं हुई थी, ये 180 डिस्ट्रिक्ट में फैल गया था ये मूवमेंट। यानी कि ये घटना, ये जो इशू है, ये 180 देश के 180 जिलों में फैल गया था। ये 2009 से जो 10 है, इसमें सबसे ज्यादा कैजुअलिटी हुई थी, सबसे ज्यादा जो है मौतें हुई थी, ये 1000 मौत हो गई थी। यानी कि यहाँ पर घात लगाकर हमला कर दिया, IED ब्लास्ट कर दिया, इस तरह के इंसिडेंट्स हो रहे थे। अगर 2013 में देखा जाए तो देश में 640 डिस्ट्रिक्ट थे, और उनमें से अगर 126 डिस्ट्रिक्ट इससे प्रभावित है, और इससे प्रभावित है, यानी कि यहाँ पर क्या होता था प्रभावित होने का? देखो, यहाँ पर सरकार नहीं थी, कहने का बात है। जैसे आपके एरिया में DM की पावर है, पुलिस की पावर है, DM कुछ कर ही नहीं पा रहा है, पुलिस वहां कुछ कर नहीं पा रही है, अपनी सरकारें लगाई जाती थी, अपने कानून बनाए जाते थे। यहाँ पर नक्सलाइट अपने कानून बनाते थे, अपनी जातीय सरकार लगाते। जातीय सरकार यानी कि अपने सरकार का एक नाम रख दिया था कि ये हमारी जातीय सरकार है, उस सरकार को जातीय सरकार बोला गया। अपने कानून, अपनी सरकार, अपनी मनमर्जी, अगर कोई गलत करता तो अपने अनुसार सजा देते। सरकार है ही नहीं, तो फिर जब सरकार ही नहीं है तो देश पर फिर नियंत्रण किसका है? तो ये बहुत बड़ी गंभीर समस्या हो गई थी सरकार के सामने। यानी यहाँ पर अगर आप SDM है, DSP है, तो आपकी कोई वैल्यू ही नहीं है। यहाँ पर प्रशासन से लेकर किसी की कोई अहमियत ही नहीं है, सब कुछ उनका चलेगा। तो ये था, इसलिए इसको सबसे बड़ी घटना बोला गया। अब लगा लो कितने % एरिया में थी। और यहाँ पर क्या हुआ, जो अटैक हुए, अटैक में ये हमने बता दिया, काफी अटैक हुए थे। जैसे 2010 में दंतेवाड़े में हुआ था, एम्बुश अटैक था, जिसमें 76 सिक्योरिटी पर्सनल यानी सुरक्षा बल मारे गए थे। 2010 में काफी बड़ा इंसिडेंस था। 2013 में हुआ था, छत्तीसगढ़ में हुआ था। इसमें क्या था, इसमें 24 कांग्रेस के लीडर मारे गए थे। तो ये बहुत बड़े बड़े अटैक किए गए थे। ये इस तरह का एरिया था। देखो, ये यहाँ फैलता जा रहा था धीरे धीरे करके, धीरे धीरे। अब क्या है, अब ये घटता जा रहा है। ये देखिए कितना कम हो गया है, ये चीजें हो रही हैं। यहाँ पर सरकार ने क्या किया, इसके लिए रणनीति कौन सी अपनाई? रणनीति के रूप में सरकार ने किया, सरकार ने कई तरह की रणनीति अपनाई। जिसमें क्या किया सरकार ने एक तो आइडियोलॉजिकल काउंटर किया विचारधारा के रूप में, कि पहले ये था कि ये गरीबों के, पीड़ितों के, इस तरह के लोगों के, जनजातीय लोगों के हमदर्द थे। सरकार ने इसको काउंटर करने के लिए आइडियोलॉजी फैलाई कि नहीं नहीं, ये नहीं है, ये किडनैपिंग भी करते हैं, एक्सटोर्शन भी करते हैं, ये सारी चीजें सरकार ने फैलाने शुरू कर दी। तो ये सारी चीजें से लोग ना इससे छिटकने लगे। इसके अलावा और क्या हुआ, आइडियोलॉजिकल काउंटर किया, इसके अलावा किया, जिससे क्या हुआ, और इसके अलावा जैसे आपने पहले इंसिडेंस देखा ना, कि जो सरकार है, सरकार ने जो अलग अलग जो एजेंसियां हैं, जैसे कि सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, पुलिस है, उनको आपस में कोऑर्डिनेशन उनका बहुत जबरदस्त कर दिया। इससे ये हुआ 2024 में क्या थे, ये 28 डिस्ट्रिक्ट तक रह गया, घटकर कितने आ गया, 28 तक। और इसके अलावा 2025 में देखेंगे ना, तो 2025 में 3 ही सबसे ज्यादा अफेक्टेड एरिया माने जाते हैं। कहां से घटकर कहां पर आ गया, यहां पर हम देखते हैं ना, 126 से घटकर कितना आ गया, 38, और फिर 3, यानी कि कम होता जा रहा है इसमें। और इससे क्या हुआ, सिक्योरिटी प्रेजेंस बढ़ाई, ये हमने आपको बता दिया है। ज्वाइंट टास्क फोर्स बनाए, ज्वाइंट यानी कि अलग अलग एजेंसी को टास्क फोर्स बनाए। इसके अलावा क्या है, टारगेटेड ऑपरेशन किए, जैसे ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, इसकी आपने एक इमेज भी देखी, यानी ज्वाइंट ऑपरेशन। जहां जहां भी इस तरह के ये सूचनाएं मिलती, खुफिया सूचनाएं मिलती, वहां पर मिलकर कई सारे राज्यों की पुलिस भी इकट्ठा, और उनकी जो सिक्योरिटी फोर्स है वो भी मिलके साथ में ऑपरेशन करना शुरू कर दिया। नहीं तो क्या होता था, जैसे ये एरिया, मान लो ये छत्तीसगढ़ है, यहाँ पर उड़ीसा है, यहाँ पर मान लो ये है, तो यहाँ पर क्या होगा ना, यहाँ भाग जाते, तो ये क्या होता है, यहाँ की पुलिस वहां जा नहीं पाते, यहाँ से इधर भाग जाते। यहाँ पर क्या होता, यहाँ पर मान लो यहाँ पर है, यहाँ पर मान लो ये है तेलंगाना, यहाँ से भाग जाते, यहाँ पर महाराष्ट्र में भाग जाते, महाराष्ट्र से उधर, तो ऐसे करते, फायदा उठा लेते। अब क्या हुआ, ज्वाइंट ऑपरेशन होने लग गए।
फाइनेंशियल क्रैकडाउन किया गया, जो पैसा है इनको पैसा कहां से आ रहा है उसके ऊपर क्रैकडाउन किया एनआईए ने, और इसके अलावा ईडी ने, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, उन्होंने क्या किया, उन्होंने मिलके कि इनका पैसा रोक दिया जाए, पैसा ही नहीं होगा तो हथियार कहां से खरीदेंगे, लड़ाई कहां से करेंगे, ये सारी चीजें। इसके अलावा भी सिर्फ यहाँ तक नहीं रुके सरकार ने विकास के जो काम है इन एरिया में, क्योंकि लोगों को किस आधार पर अपने में रिक्रूट कर रहे थे, क्योंकि ये बोल रहे थे कि भाई इन एरिया का विकास नहीं हुआ, लोगों को एक्सप्लॉइटेशन किया जा रहा है सरकार के द्वारा, जमीनें छीनी जा रही है, ये सारी चीजें। तो सरकार ने क्या किया, जो ऐसे एरिया हैं उन एरिया में जो अफेक्टेड एरिया थे वहां 300% 2014 के बाद 300% तक बजट बढ़ा दिया सरकार ने, यानी टारगेट करके उन एरिया में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट करके कई सारे प्रोजेक्ट भी चलाए, जिनमें इन एरिया पर विशेष फोकस किया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाए, जैसे रोड है, मोबाइल टावर है, ये सारे के सारे किए। और इससे क्या किया, इससे जो रिमोट एरिया वहां तक कनेक्टिविटी होगी, सरकार भी ज्यादा जल्दी पहुंच जाती और वो भी बाकी हिस्सों से कनेक्ट हो गए लोग। स्किल डेवलपमेंट के लिए स्कीम, जितने भी जो स्कीमें हैं उनका इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेशन किया। फाइनेंस बैंक वगैरह खोले गए, एजुकेशन को बढ़ावा दिया गया उन एरिया में। इससे क्या हुआ, इससे लोग ना इस विचारधारा से दूर आने लग गए और यहाँ देखने लगे नहीं यहाँ पर फ्यूचर नहीं है, सरकार के साथ मिलकर काम करने में फ्यूचर है। सरेंडर पॉलिसी है, यहाँ पर क्या हुआ, जो अब वहां चले गए, जो नक्सलाइट बन गए, अब वहां क्या किया जाए, तो जो नक्सलाइट बन गए उनके लिए अब उनको भी, ताकि क्या होगा, अब ये तो सोल्यूशन नहीं है कि सबको मार दिया जाए, ये सोल्यूशन नहीं है। तो ये हुआ कि जो वापस आना चाह रहे हैं तो सबको क्या किया गया, सरेंडर, ठीक आप सरेंडर कीजिए, आपको जो इनाम की राशि वो तो उनको दी जाती है, बाकी ज्यादा और भी काफी चीजें दी गई, ताकि फिर से वापस विचारधारा में लौट कर आए और उनको देखकर जो नए हैं, नए जो बनने की सोच रहे वो नहीं बने। इसके अलावा जो बाकी लोग भी हैं वो भी मुख्य धारा की में विश्वास करना शुरू कर दे कि हाँ यही ठीक है। अट्रैक्टिव सरेंडर पॉलिसी और रिहेबिलिटेशन यानी पुनर्वास किया गया, जिससे क्या हुआ, नक्सलाइट, ये आपने अभी देखा ना, 13,000 से ज्यादा इंडिविजुअल ने कन्फ्लिक्टेड एरिया में मेन स्ट्रीम ज्वाइन कर लिया। इसके अलावा आप देखेंगे 2014 में है, 2014 में 2000 ने सरेंडर किया, छत्तीसगढ़ में अकेले में किया था 2014 में, इसमें से 2000 लोगों ने सरेंडर। अब भी देखेंगे 200 ने, यहाँ पर आप देख रहे थे ना, यहाँ पर सरेंडर किया। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, क्योंकि सरकार ने क्या किया, सरकार ने कई डायमेंशन की अप्रोच अपनाई। इसलिए अगर 2025 की, जैसे हम अब की बात करते हैं, तो जो नक्सलाइट मूवमेंट है ना, ये फाइनल स्टेज पर पहुंच गया, ये माना जा रहा है 2026 तक ये है कि जो सिक्योरिटी फोर्सेज है इनको अपर हैंड है और देश नक्सल फ्री हो जाएगा। ये ना काफी बड़े चैलेंज था, और इसको अगर देश का खत्म हो जाता है ये चैलेंज, तो क्या होगा, उन एरिया में भी डेवलपमेंट होगा और देश की एक इंटरनल प्रॉब्लम काफी बड़ी समाप्त हो जाएगी। इसको लेकर अलग अलग तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे नक्सलिस्ट मूवमेंट क्या है, यूपीएससी और बाकी स्टेट पीसीएस के तो सिलेबस में भी है कि इसको लेकर मतलब पूरा का पूरा एक चैप्टर तक है। जैसे आप सिक्योरिटी वाला सेक्शन पढ़ेंगे तो वहाँ काफी बड़ा एरिया आता है इसका, तो आप इसको क्या करना ना, इसको करंट से लिंक करके लिखना। हमने आपको इसके सभी डायमेंशन बता दिए हैं। आज के लिए इतना ही।